हाय दोस्तों, स्वागत है मणिभूषण टॉपर अड्डा 400 प्लस में 10वीं क्लास का विज्ञान में क्या आपका जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान हम लोग चैप्टर क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वो क्या है, जैव परक्रम। अध्याय क्या है हम लोगों का, 6 है। पेज नंबर कितना है हम लोग का, 105 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरीय, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिक जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। यानी कहता है कि हमारे जैसे बहुकोशिक जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसरण पर्याप्त क्यों नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक कोशिक जीवों की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा व्यर्थ पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु बहुकोशिक के जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती है। अतः साधारण विसरण बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः हमारे जैसे बहुकोशिक जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसरण क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो इसका प्रश्नोत्तर में क्या देखेंगे, कहेंगे कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए कई मापदंडों का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि सजीवों में समय के अनुसार उसमें वृद्धि, प्रजनन, श्वसन की क्रिया निरंतर होती है। सजीवों के शरीर के अंदर आणविक गतियाँ लगातार होती रहती है, चाहे वह बाह्य रूप से स्थिर तथा शांत ही क्यों न हो। तीसरा प्रश्न क्या हम लोग कह रहा है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो आंसर में हम लोग क्या बोलेंगे कि हम जानते हैं कि जीवों को अपना जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक जीव भिन्न स्रोतों से कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार है। वायुमंडल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन। पृथ्वी से क्या करते हैं, पृथ्वी से जल और एवं सूर्य का प्रकाश इत्यादि। ठीक है, अब देखिए जीवन के संरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो उत्तर में क्या बोलेंगे, किसी भी जीव में जीवन के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की अहम भूमिका होती है। इस ऊर्जा को प्रत्येक जीव अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भोजन से ऊर्जा तक निम्नलिखित प्रक्रम आवश्यक हैं। भोजन से ऊर्जा निकालने तक निम्नलिखित प्रक्रम क्या है, आवश्यक हैं। पहला क्या है, पोषण, श्वसन, वहन और क्या है, उत्सर्जन। इन सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। पेज देखिए, पेज क्या हो गया, 111 में। प्रश्न क्या हम लोग कह रहा है कि स्वयं पोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो उत्तर हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए। कहेंगे स्वयं पोषी पोषण उन जीवों के पोषण की प्रक्रिया है जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। भोजन के लिए कच्चे पदार्थ जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश आदि का उपयोग कर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी पोषण कहलाएंगे। उदाहरण के लिए क्या है, हरे पौधे, कुछ जीवाणु भी होते हैं।
चलिए अब विषमपोषी पोषण के बारे में देख लेते हैं। तो विषमपोषी पोषण उन जीवों का पोषण है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। क्या कहलाएगा? विषमपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या बोलेंगे? मानव भी विषमपोषी है, पशु, पक्षी, ये सब क्या है? विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए उत्तर के लिए हम लोग क्या देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त करते हैं। एक नंबर कहता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है? सूर्य से क्या कहते हैं? सूर्य से सूर्य का प्रकाश, भूमि से जल एवं खनिज लवण। इन सभी सामग्रियों तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो उत्तर में क्या बोलेंगे? हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। पॉइंट 1 में क्या बोलेंगे? आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का भी नाश करता है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? तो उत्तर में क्या बोलेंगे? जैव उत्प्रेरकों द्वारा भोजन को पचने एवं अवशोषित करने के लिए इसे छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने की क्रिया को एंजाइम कहते हैं। एमिलेस, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि पाचक एंजाइम जटिल पदार्थ कणों को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने में मदद करते हैं। ये सरल कण आसानी से रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जा सकता है। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का। पांचवा कह रहा है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो उत्तर में क्या बोलेंगे? उत्तर में बोलेंगे कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतया होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 116 का प्रश्न कह रहा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? ठीक है, तो उत्तर में क्या बोलेंगे? जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों द्वारा ग्रहण करके श्वसन की क्रिया करते हैं। जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसीलिए जलीय जीव की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी ज़्यादा होती है। इसके विपरीत स्थलीय जीवों की श्वसन क्रिया आसान तथा धीरे होती है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि
दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो क्या बोलेंगे कि ग्लूकोज के ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहला का क्या है, ग्लूकोज कोशिका द्रव में विघटित होकर पाइरूवेट बनाता है, जो दोबारा ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होकर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही ऊर्जा विमोचित भी होता है। दूसरा पॉइंट, यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विघटित होकर जल साथ ही ऊर्जा विमोचित भी करता है। तो इसको देख लेते हैं। इधर कह रहा है ग्लूकोज दिया है 6 कार्बन अणु, कोशिका द्रव में पाइरूवेट यहाँ बता रहा है। पाइरूवेट में क्या बोल रहा है, 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ईस्ट में क्या है बता रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। कार्बन कितना होगा, 2 कार्बन अणु। यहाँ पर ऑक्सीजन की अभाव किसमें होगा, हमारी पेशीय कोशिका में होगा। ऑक्सीजन का अभाव कहाँ होगा, हमारी पेशीय कोशिका में होगा। लैक्टिक अम्ल क्या होगा जी, लैक्टिक अम्ल बनेगा प्लस ऊर्जा, 3 कार्बन अणु बनेगा। ठीक है। और देखिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होगा, कार्बन, जल और ऊर्जा आपका बनेगा। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो उत्तर में क्या बोलेंगे कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। फेफड़ों से रक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर संपूर्ण अंगों तक पहुंचाती है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड शोषित होकर रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में कुपिकाएं होती है जहां ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान वायु कोश की कुपिकाएं इससे कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देती है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्र को कैसे अभिकल्पित किया है। तो क्या बोलेंगे उत्तर में, बोलेंगे कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अंदर का भाग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है और एक गुब्बारे जैसी संरचना में अंतर्कृत हो जाता है। इस क्रिया को कुपिका फुफ्फुस कहते हैं। ये कुपिकाएं ही गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्र की सतह उपलब्ध कराती है। अब देखिए पेज नंबर कितना, पेज नंबर 122 का क्वेश्चन आंसर है। क्या कहता है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, घटकों के कार्य क्या हैं। तो क्या कहेंगे, मानव में वहन तंत्र के निम्नलिखित घटक हैं। पहला घटक क्या है, रक्त। तो रक्त के बारे में देखते इसका कार्य क्या है। रक्त का काम शरीर के संपूर्ण भागों में भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को पहुंचाना है। यह कार्य रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा होता है।
अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, हृदय। दूसरा क्या है, हृदय है। तो हृदय के मुख्य 4 कोष्ठक होते हैं जो ऑक्सीजनित रक्त तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करने में सहायक होते हैं। ऑक्सीजनित कहने का मतलब होता है कि जिससे रक्त में ऑक्सीजन हो, और विऑक्सीजनित कहने का मतलब होता है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन न हो। तो देखिए कहता है कि जो ऑक्सीजनित रक्त तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करने में सहायक होते हैं। हृदय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए नलिकाएं क्या होती है, तो नलिकाएं में क्या आप लोग लिखेंगे, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करती है तथा शिरा विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाने का कार्य करती है। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या है, तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है, यानी खून बहने से रोक देती है। ये किसका काम है, प्लेटलेट्स का। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिरों को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो उत्तर में क्या बोलेंगे, स्तनधारी तथा पक्षियों को विभिन्न कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा इन जीवों के शरीर के तापक्रम को भी बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग रहने पर शरीरों को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। अतः स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो उत्तर में क्या बोलेंगे कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के मुख्य घटक जाइलम तथा फ्लोएम है। जाइलम का काम मृदा से प्राप्त जल एवं खनिज लवण को पादप में वहन करना। पादपों मतलब होता है पेड़ पौधा, पादपों में वहन करना। और फ्लोएम का कार्य है पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए। और फ्लोएम का काम क्या है कि पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के संपूर्ण भागों में पहुंचाना। अब देखिए इसके बाद एक और प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कहता है कि पादप में जल तथा खनिज लवणों का वहन कैसे होता है। तो क्या बोलेंगे, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का वहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों तथा पत्तियां, वाहिकाएं आपस में वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवाहक वाहिकाओं का एक सतह जाल बनाती है जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती है तथा वह सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के बीच आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल तथा खनिज लवण जल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और फिर जल के स्तंभ का निर्माण करता है
जो लगातार ऊपर की ओर ढकेलता है। देखिए प्रश्न 5वां क्या कहता है कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो अब उत्तर में क्या बोलेंगे, किसी भी पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं पादपों के संपूर्ण भागों तक फैली होती है। इसका काम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के समस्त भागों तक पहुंचाना होता है। इसके अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। इसमें ऊर्जा का भी प्रयोग होता है जो ऊतक का प्रसारण दाब भी बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। देखिए जी पेज नंबर क्या है, पेज नंबर हम लोग का 124 है। क्या प्रश्न कहता है विकराणु को ही क्या नेफ्रॉन बोलते हैं। विकराणु की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन करें। इधर देखिए, इधर आपका विकराणु का फिगर यहाँ पर बना रखा गया है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा करता है। देखिए जी कहता है विकराणु मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक वृक्क में विकराणु में आधारित निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिकाएं छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होती है जिन्हें विकराणु कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहती है। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहता है। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उससे बाहर ना कर दे। देखिए इसके बाद क्या है, दूसरा प्रश्न कहता है कि उत्पादित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादपों में किन विधियों का उपयोग होता है। तो उत्तर में क्या बोलेंगे कि उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अतिरिक्त जल तथा ऑक्सीजन को बाहर निकाल कर। दूसरा पॉइंट क्या है, अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकालकर। तीसरा कहता है कि पौधे गिरने वाले पत्तियों में अपशिष्ट उत्पाद संचित रखते हैं और मृत पत्तियों को अलग कर अपशिष्ट पदार्थ को अलग करते हैं। उसके बाद है कि पौधे गोंद तथा रेंजिन के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कहता है पुराने जाइलम को अपशिष्ट पदार्थ है, वह पादपों से छाल के रूप में बाहर निकलता है।
पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। अब तीसरा प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियम किस प्रकार है। तो उत्तर में क्या बोलेंगे कि मूत्र बनाने की मात्रा शरीर में उपस्थित अतिरिक्त जल और शरीर में घुली अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। कुछ अन्य कारक जैसे जीव के निवास स्थान तथा उसमें उपस्थित हार्मोन भी बनने वाले मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। देखिए अब चलते हैं हम लोग अभ्यास में, इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो उत्तर क्या हो जाएगा जी, उत्सर्जन से। दूसरा प्रश्न कहता है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो उत्तर क्या हो जाएगा जी, जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। अब चलिए जी तीसरा प्रश्न कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये सभी चाहिए। अब क्या कहता है कि पाइरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कहाँ होती है जी यह क्रिया, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा जी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। पांचवा प्रश्न कहता है हमारे भोजन में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो उत्तर क्या बोलेंगे, हमारे भोजन में वसा का पाचन मुख्य रूप से क्षुद्रांत में होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। यह पित्त लवण द्वारा भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में खंडित कर दिया जाता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयिक रस इन छोटी गुलिकाओं वाली वसा को लाइपेज एंजाइम के माध्यम से पचा देती है। एंजाइम अंत में वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद छठा प्रश्न क्या कहता है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो क्या बोलेंगे, भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है। आहार का स्तर बहुत कोमल होता है, आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने एवं गीला करने में मदद करता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। लार में उपस्थित एंजाइम जिसे एमिलेस कहते हैं, स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उनके उत्पाद क्या हैं। तो उत्तर में क्या बोलेंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन स्वपोषी पोषण के लिए मुख्य उत्पाद है। यहाँ सूत्र क्या बोलता है, 6CO2 प्लस 6H2O एरो मार्ग, ऊपर क्या दे रहा है आपका, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। यहाँ बोलता है कि C6H12O6 प्लस 6O2। देखिए इसका आठवां प्रश्न क्या कहता है कि वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय शोषण होता है। तो इधर क्या देख रहे हैं कि वायवीय शोषण तथा अवायवीय शोषण में अंतर यहाँ पर लिखा गया है, एक साइड वायवीय, एक साइड क्या आपका अवायवीय है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें क्या कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि गैसों का आदान प्रदान वातावरण से होता है, इसमें कहता है गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें कहता है कि श्वसन के उपरांत CO2 तथा H2O जल
उत्सर्जित होता है। इसमें कहता है कि श्वसन के उपरांत CO2 6H5OH उत्सर्जित होते हैं। इसमें कहता है कि अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें कहता है कि अपेक्षा कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। कहता है कि कुछ अवायवीय कुछ जल युक्त पौधों की जड़ों में होती है। क्या कहता है कि अवायवीय श्वसन कुछ जल युक्त पौधों की जड़ों में, कुछ परजीवी कीड़ों में, जानवर की मांसपेशियों में और कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे कि खमीर में होता है। क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन। देखिए 9वां प्रश्न क्या कहता है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। तो उत्तर में क्या बोलेंगे कि फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी एक संरचना होती है जिसे कुपिका कहते हैं। इसका भीतरी भाग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और ये नलिकाएं एक विस्तृत सतह का निर्माण करती है जिससे गैसों का अधिकतम विनिमय हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु विस्तृत कुपिका में भर जाती है। ये कुपिकाएं फेफड़ों में बहुत कम जगह में स्थित होती है, लेकिन जब इसमें हवा भरी जाती है तो ये फूलकर बड़े क्षेत्र में फैल जाती है और गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्र प्रदान करती है। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या है हम लोगों का। 10वां प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। यानी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम मात्रा में होगा तो हमारे शरीर को क्या क्या चीज़ें की दिक्कत हो सकती है। तो क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण समस्त भागों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाया जा सकता है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और हमें कमजोरी तथा थकान का अनुभव होने लगता है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या है। इसके बाद 11वां प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और क्यों आवश्यक है। तो क्या बोलेंगे जी उत्तर में कि मनुष्य तथा अन्य कोशिकीय जीवों में रक्त हृदय में 2 बार प्रवाहित होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। हृदय में 4 कोशिकीय अंग होते हैं। इसके ऊपर 2 कोशिकीय अंगों को आलिद तथा नीचे 2 कोशिकीय अंगों को निलय। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठक बायां आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद स्थिर रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित हो जाता है, जिसे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है। जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। इस प्रकार जब दायां आलिंद फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही बायां आलिंद संकुचित होता है तब दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार संपूर्ण शरीर में हृदय से रक्त का स्थानांतरण होता है। यानी एक फैलेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये सिकुड़ेगा, ये फैलेगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यही खेल इसमें होता रहता है।
ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि जाइलम फ्लोयम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो जाइलम फ्लोयम लिख लेंगे, अंतर भी डब्बा बना लेंगे इधर और इधर, एक साइड जाइलम एक साइड होगा फ्लोयम। क्या कहता है जिसमें कि जाइलम पौधों में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम पौधों में तैयार भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दूसरा क्या है, जल का वहन जड़ से ऊपर की ओर करता है। इसमें क्या है, पत्तियों में चलिए, इसका काम है कि पत्तियों में तैयार भोजन का वहन सभी दिशाओं में होता है या नहीं करता है। अब चलिए, जाइलम द्वारा जल का वहन साधारण भौतिक बलों जैसे वाष्पोत्सर्जन आदि द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन के वहन में एटीपी के रूप में की आवश्यकता होती है। देखिए, अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में विकराणुओं की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो क्या बोलेंगे, फुफ्फुस में कुपिकाओं तथा वृक्क में विकराणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना। एक बगल कुपिका एक बगल विकराणु लिख लेंगे। क्या कहता है कि फुफ्फुस में कुपिकाएं छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना होती है। अब कहता है कि वृक्क में विकराणु नलिका के आकार के निस्यंदन एकक होते हैं। दूसरा कहता है कुपिकाओं की दीवार एक कोशिका जितनी ही मोटी होती है और इसमें रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है। यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं ये आप इसमें देख रहे हैं कुपिका, यहाँ पर आपको दिख रहा है श्वसन स्वनिकाएं यहाँ पर बोल रखा है। दूसरा क्या कहता है कि फुफ्फुस की सतह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाओं का गुच्छ होती है। यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है। और इसमें कहता है कुपिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय होता है। कहता है कि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को छान कर अलग किया जाता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल का पुनर्शोषण होता है। यहाँ पर क्या कंप्लीट ये जो प्रोग्राम का क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, समाप्त हो गया।